जय श्री राम दोस्तों, मैं नितेश मुदगल आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और एक एक टॉपिक को हम कवर करते जा रहे हैं। आज उसी के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में जो वीडियो है उसे पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका जो मैटर है वो अधूरा रह जाता है और अधूरा ज्ञान वैसे हानिकारक होता है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक आप सभी के लिए कि जैसा कि जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं, उनके अंदर हमने केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट किया है, रसायन विज्ञान वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। उसी पोर्शन में जो एक टॉपिक है आपका, वो है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है और जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बार बार इससे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जैसे कि आपका पटवारी एग्जाम हो या आपका रीट का एग्जाम हो, आपका कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हो, एलडीसी वाला एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑक्सीकरण अपचयन से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इससे पहले जैसे आप सभी को पता है, हमने पढ़ी थी जो रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़े थे। एक क्वेश्चन वहां से बनता है और उसी अभिक्रिया को लेते हुए वो क्या करता है, इस ऑक्सीकरण अपचयन को उसी से कनेक्ट करता है। देखिए आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना, वो इस तरीके से आ रहे हैं कि कई टॉपिक्स यानी 2 या 3 टॉपिक को क्या करता है, आपस में मर्ज करता है। मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से। तो जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने उसके प्रकार पढ़े थे कि जो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन क्या होती है। तो आपने सभी वो पढ़ रखी है। अगर नहीं देखी है वीडियो तो अभी आई बटन पे क्लिक कीजिए ऊपर, ठीक है, और उस वीडियो को देखें। आज बात करते हैं हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो देखिए जैसा इसका नाम है वहीं से समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन को अगर हम विभाजित करते हैं या इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, बहुत आसान है ये। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर संयोजन है, क्या है, संयोजन है, जुड़ना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन के आधार पर ही हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। यानी अगर किसी तत्व में कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो उसका क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और अगर किसी तत्व में क्या जुड़ रहा है, आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो सीधी सीधी बात हम कर सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में या किसी तत्व में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के संयोजन के आधार पर हम उस तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन निर्धारित करते हैं कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, अपचयन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आपको कुछ बातें जो याद रखनी है इस चीज के लिए, हम एक एक की बात करेंगे, ऑक्सीकरण के बारे में, फिर अपचयन के बारे में। दूसरा कि जो ऑक्सीकरण और अपचयन है, ध्यान से सुनना इस बात को, ऑक्सीकरण और अपचयन ये कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं कि जैसे कि कोई एक अभिक्रिया है, उसके अंदर एक बार ऑक्सीकरण होगा, एक बार अपचयन होगा, या फिर ऑक्सीकरण की अलग अभिक्रिया होगी, अपचयन की अलग अभिक्रिया होगी। ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन आपस में अगर देखा जाए तो कैसे हैं, अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, आधी अभिक्रिया होती है। यानी अगर मैं बात करूं तो एक ही अभिक्रिया में, एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीकरण भी देखने को मिलेगा और अपचयन भी देखने को मिलेगा। कि अगर एक कोई भी अभिक्रिया XYZ, कोई भी एक अगर अभिक्रिया मैं मान के चलता हूं, जैसे मैंने लिखा C+O2 और यहां पे क्या बना, इससे CO2 बना, ये एक आपके सामने एक रिएक्शन है। अगर हम कार्बन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, देखना आप इधर से कि कार्बन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसके अंदर कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसका तो क्या हो रहा है, इस कार्बन का तो क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी एक ही अभिक्रिया में, जब हम एक अभिक्रिया लिखते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं, उस एक रिएक्शन में ही ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए ऑक्सीकरण और अपचयन को हम क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो वो क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया में अकेला ऑक्सीकरण या अकेला अपचयन नहीं होता है, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं, बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। अब कैसे होता है उसको हम आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है और कौन कौन से तत्व यहाँ काम आ रहे हैं, ये अभिक्रियाएं किस तरीके से पहचानी जा सकती हैं। क्योंकि देखो पेपर में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है कि आपको उसको पहचानना है कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है या अपचयन है। तो देखते हैं, तो ऑक्सीकरण के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। कुछ नियम होते हैं, ध्यान से समझना इसको, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का जुड़ना, कि अगर किसी तत्व में या किसी अभिक्रिया के अंदर हम बात करते हैं किसी परमाणु में कौन जुड़ता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। उस तत्व का क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा। सिंपल सी लाइन है, आपको इतना सा याद रखना है कि ऑक्सीजन जहां भी आपको जुड़ते हुए दिखे, किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का जुड़ना आपको दिख रहा है तो वहां क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे अभी मैंने एक अभिक्रिया लिखी थी, उसी के जैसे अगर मैं एक एक्स्ट्रा एक और लिखता हूं Mg+O2, ये लिखा मैंने, इससे क्या बना, MgO, यही तो बना। अब यहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी, बात क्या की थी कि देखिए जितने हम यहाँ पर अभिकारक लेते हैं उतनी ही संख्या में हमारे पास क्या होने चाहिए, उत्पाद होने चाहिए। ये हमने पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी हमने पढ़ा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो देखिए मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पर, 1 है, तो यहाँ भी कितना है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हिट एंड ट्रायल मेथड जो हमने पिछली बार बात की थी, 2 यहाँ लगाता हूं तो ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, अब 2, लेकिन मैग्नीशियम कितने हो गए, अब यहाँ पर 2 हो गए हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी एक 2 लगा दूंगा। अब आप देखिए कि जो ये रिएक्शन आपके सामने है ये क्या है, संतुलित है। इसकी बात करते हैं कि इस मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन जुड़ती है, कौन जुड़ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, आपके सामने है, जिससे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन किसी तत्व में जुड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आपके सामने अगर ये रिएक्शन है तो आप बता सकते हैं इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखूं, ठीक है, तो जैसे अभी मैंने वहां पे लिखा था कार्बन वाला कि C+O2 बराबर क्या बनेगा, CO2, S+O2, यानी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। आपको एक लाइन समझ में आ गई इसकी बिल्कुल अच्छे से। आपके जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उनकी बात करते जाएंगे। जैसे अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, नेक्स्ट जो है कि एक तो आपके सामने क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। नेक्स्ट दूसरी अगर बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन, कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, बाहर निकलना या त्यागना। आपके सामने क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, कि अगर किसी तत्व से या किसी अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है, बाहर की तरफ त्यागी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। दोनों चीजों को समझते जाना, एक एक, सिर्फ इन शब्दों के ऊपर टिका हुआ है कि किसी अभिक्रिया से, कि अगर कोई अभिक्रिया आपके सामने दे रखी है
C2H5OH, ठीक है। इसको अगर दहन किया जाता है, जब भी ऑक्सीकरण की बात करते हैं, ऑक्सीजन से जब भी क्रिया होती है तो उसे हम दहन कहते हैं, उसका जलना कहते हैं। अगर ये किया जाता है तो यहां से क्या बनता है, CH3CHO प्लस H2। देखिए यहां पर ये C2H5OH, ठीक है, इसके साथ में जब अभिक्रिया यानी इसका दहन किया गया तो जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ त्याग दी गई। तो यानी हाइड्रोजन यहां से बाहर निकली है या नहीं, निकल गई है ना। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए जब भी आप इन चीजों को देखेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर मैं इसके तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, तीसरा, तो देखिए ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, क्या कह रहा हूं मैं, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है आपके सामने, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ये ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं वो देखते हैं हम सबसे पहले तो, कि ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं जो आप समझ सकें इसे। देखिए जैसे कि मैं यहां पे आपके सामने एक समीकरण लिख रहा हूं, Mg प्लस Cl2 बराबर MgCl2, ठीक है। मैग्नीशियम में अगर क्लोराइड को जोड़ा जाए, यानी मैग्नीशियम तथा क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उससे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह आपके सामने अभिक्रिया है। अब ये ऑक्सीकरण है या अपचयन है ये पहचानने में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो क्या जानते हैं, ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो हम ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन कहीं पे है ही नहीं। दूसरा हम कहते हैं कि हाइड्रोजन अगर बाहर निकलती है तो हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो क्या यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो अब क्या कहें इसके बारे में कि ये ऑक्सीकरण है या अपचयन है, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, तीसरा जो कह रहा है क्या, कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए जो मैग्नीशियम है और क्लोराइड है, इसके अंदर कौन जुड़ रहा है, क्लोराइड जुड़ रहा है। क्लोराइड की अगर क्लोरीन की मैं बात करता हूं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। अगर हम इसको आवर्त सारणी में देखते हैं तो 17वें नंबर पे आता है। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया था, परमाणु का जो सिद्धांत पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने बताया था कि एक अष्टक नियम होता है। प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। अपने बाह्यतम जो कोश है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों को लाने की क्षमता रखता है और उनको लाने की पूरी कोशिश करता है। उसको पूरा करने के लिए चाहे उसे किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़े या कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, कहीं से साझा करना पड़े, तो वो कोशिश करता रहता है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमने वहां पे पढ़ रखा है किसके सबसे पहले कोष्टक में 2, फिर 8, कितने हो गए 10, और लास्ट वाला जो है उसके अंदर कितने रह रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपके सामने है कि इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, देखिए इधर ध्यान से समझ लो, पेपर में आपको निकालना पड़ सकता है कि अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि ये ऋण विद्युतीय है या धन विद्युतीय है, अगर आप इसके बार बार एग्जाम्पल करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर में कोई ऐसा एग्जाम्पल आया जिसमें ये कहता है कि ये बताना है आपको, तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, 7 है, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, आपके सामने है कि इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कि भाई इसको कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, क्या मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए तो ये क्या करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको 1 दे देते हैं इस क्लोरीन को, ध्यान से समझना इस बात को, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है या नहीं होता है, नेगेटिव जो चार्ज होता है, तो ऋणावेश होता है। तो इसी वजह से जो क्लोरीन है वो भी कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अगर उसको हम 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं, क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है,
आवश्यकता होती है। तो ये चीज समझ में आई। चलो इसी को हम देखते हैं मैग्नीशियम के परिप्रेक्ष्य में, कि अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की, ध्यान से समझो आप इसको भी, मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 12 पे आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका विन्यास लिखता हूं तो 2, फिर उसके बाद में कितने आएंगे 8, और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 2 हो गए या नहीं, आपके सामने है। अब देखिए आप इधर, अब इसके पास अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 तरीके हैं, देखना ध्यान से समझना इसको। अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, क्या करे, इनका त्याग कर दे, तो अगर ये चले जाएंगे 2 और 8 रह जाएंगे, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। या फिर ये क्या करे कि इनका तो कर दे 2 का त्याग, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये ले, कोई ना कोई ऐसा परमाणु के साथ ये अभिक्रिया करे जो कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करे, तब जाके ये अष्टक पूर्ण होगा। तो आप खुद सोचिए कि इन दोनों में से आसान काम कौन सा है, कि इसको इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान रहेगा या 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ के लाना आसान होगा। तो आपके सामने ही है ये तो, कि 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से साझा करना इतना आसान नहीं हो पाएगा इसके लिए। इससे अच्छा ये क्या सोचता है कि भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता हूं यहां से, बहुत अच्छे से समझना। तो जब ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, समझो इसे कि 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से त्याग देगा, यानी कि 2 ऋणावेश की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 2 ऋणावेश की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसीलिए हम मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम +2 लिखते हैं। ऐसे तो लिखते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, धनावेशित होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, और ये कैसा होता है, धन विद्युतीय तत्व होता है। तो आपको समझ में आ गया। और आपको एक चीज पता है कि जब ऋण विद्युत और धन विद्युत आपस में मिलते हैं तो इनके मध्य में क्रिया होगी। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि ऋण विद्युती क्यों है, क्योंकि ये ऋणावेश जो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसीलिए ये धन विद्युतीय तत्व होते हैं। तो जैसा मैंने लाइन पे लिखा है कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो किसके साथ, ये कैसा है, ऋण विद्युतीय है, तो इसके साथ जब ये जुड़ेगा मैग्नीशियम के साथ, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, हमेशा जब ये इसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन इसके साथ जुड़ रहा है, MgCl2 का निर्माण हो रहा है, इसीलिए यह अभिक्रिया कैसी होगी, ऑक्सीकरण होगा। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक बात बताइए, जब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्लोरीन का क्या हो रहा होगा, हमेशा अपचयन हो रहा होगा। उसके बारे में जब अपचयन पढ़ेंगे तब बात करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, हमेशा ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर रहेगा आपके सामने। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है कि धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना या बाहर त्याग क्या कहलाता है, बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। कि जब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीकरण की, तो अगर इसी अभिक्रिया को मैं आगे देखता हूं, देखिए आप इसी से समझ जाएंगे, बार बार ज्यादा अभिक्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, आप इसी से समझें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लास्ट में मैं आपको बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी देखिए इसे कि मैग्नीशियम के साथ जब क्लोराइड जुड़ रहा था तो मैग्नीशियम का तो क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि क्लोराइड की बात करता हूं, क्लोरीन की बात करता हूं, ध्यान से समझो कि इस क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, मैग्नीशियम जुड़ रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। क्या होगा, इसका अपचयन होगा। समझ रहे हो इस बात को। और धन विद्युतीय तत्व अगर बाहर निकल रहा है, इसके लिए बात करते हैं कि धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, तो अगर मैं इसको जस्ट विपरीत कर दूं, इस अभिक्रिया को अगर मैं उल्टा लिख दूं, देखिए जैसे कि मैंने आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी, H2S प्लस Cl2 बराबर HCl प्लस 2S। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2S प्लस Cl2 इस तरीके से मैंने लिखा, HCl बना तथा सल्फर बाहर की तरफ निकल गया। देखो इसे क्या कह रहा हूं मैं,
यहां पर अगर हाइड्रोजन की मैं बात करता हूं, देखो आप इधर से कि हाइड्रोजन अपने आप में क्या है, धन विद्युतीय तत्व है, और जो सल्फर है वो क्या है, यहां पे सल्फर क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। इस अभिक्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो इस सल्फर से हाइड्रोजन अलग हुआ है या नहीं, आपके सामने है कि यहां पे सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था, दिख रहा है आपको। लेकिन अगले जो अभिक्रिया की बात करता हूं तो ये किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि सल्फर से क्या हो गया, अलग हो गया। और इसी को हमने क्या बोला है, क्योंकि ये धन विद्युतीय है, तो धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकल जाना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर ये अभिक्रिया आपके सामने पेपर में आती है तो आप वैसे भी बता सकते हैं ऑक्सीकरण है या अपचयन है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर क्लोरीन है, और क्लोरीन अपने आप में ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऋण विद्युतीय तत्व अगर इससे जुड़ रहा है तो सिंपल सा है कि इसका क्या हो रहा है, हमेशा ऑक्सीकरण हो रहा है, आपके सामने है ये। तो ये चारों बातें आपके समझ में आ चुकी हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना तथा धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां तक समझ में आया। एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ध्यान से देखना। ये चारों तो क्या है, आपको याद हो जाते हैं आसानी से, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी तत्व से बाहर निकल दे हैं या बाहर त्याग दिए जाते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे आपके सामने मैं यहां लिखता हूं सोडियम, तो अगर सोडियम को Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना इसको, अगर मैं इस सोडियम की बात करता हूं, देखो तो ये सोडियम जो आवर्त सारणी में कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं, इसका विन्यास 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 लिख दिया। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इस सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो ये वहां से त्याग देता है। तो जब ये कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए हो या किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे कि यहां पर हुआ है कि जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ध्यान से समझो इसे, कि जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके अंदर ऋणावेश में क्या आएगी, हमेशा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन कंफ्यूज करते हैं, ऋणावेश में हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी, और धनावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। दोनों बातें हैं आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकता है जो कि कंफ्यूजन कर सकता है कि देखिए कि जब कोई तत्व से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ त्यागा जाएगा, यहां से बाहर की तरफ त्यागा जाएगा तो उसमें क्या होगा, जब ये बाहर निकल जाएगा तो धनावेश आ गया या नहीं, आपके सामने है। तो धनावेश में तो क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी। ऑक्सीकरण की बात कर रहा हूं मैं केवल। और ऋणावेश में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो ये दोनों लाइन भी आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑक्सीकरण के दौरान ऋणावेश में तो क्या होती है, कमी होती है, और धनावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं मैं, Cl-, ध्यान से समझो इसे, Cl-, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, भाई यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसे अष्टक पूर्ण करता हूं, इसका देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ऐसा समझो। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये ऋणावेश क्या हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। वो अगर बाहर निकल जाएगा, इसने 2 क्लोरीन थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, यहां पर त्याग हुआ है। तो इससे क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। अगर ऐसी अभिक्रिया आपको कहीं लिखी मिलती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हमेशा ऑक्सीकरण कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। अब याद कैसे रखना है वो समझो।
पांचों नियम आपको याद हो गए, समझ में आ गए कि ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा ऑक्सीकरण है। एक लाइन तो याद कर सकते हो ना कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ये तो आपको याद रखना है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो जस्ट इसका विपरीत करते हैं कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होगा, फिर ऑक्सीकरण ही होगा। याद हो जाएगा आपको आसानी से। जब आपको ये पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन अपने आप में कैसा तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है या नहीं? बिल्कुल है, ऋण विद्युतीय तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब ऋण विद्युतीय है तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी जब ये क्या है, ऑक्सीकरण है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या होगा, ऑक्सीकरण ही होगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं कि ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना भी, और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट, धन विद्युतीय तत्व, जब हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या है, ऑक्सीकरण है, तो हाइड्रोजन भी अपने आप में क्या है, धन विद्युतीय तत्व है, तो धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, हमेशा ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गए दोनों बातें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, अब इसको कंफ्यूजन कहां होता है कि अपन को जब ये पता है कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, दोनों कहां कंफ्यूजन होता है वो समझा रहा हूं आपको। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो ऋणावेश का जुड़ना भी ऑक्सीकरण होगा, हम ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से समझना इस बात को कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर त्यागा जाएगा तो उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अगर इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की हम बात करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो आपके सामने ये पांचों चीजें हैं, समझ में आ गई ऑक्सीकरण। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो अब इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो आपको ये समझ में आ ही गया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपचयन की। तो बस आपको ऑक्सीकरण अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अपचयन में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जस्ट उसका विपरीत है। इतना सा मानो जस्ट उसका उल्टा करते जाए। जैसे मैंने सबसे पहले वहां लिखा था ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, कि अगर किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसका क्या होता है, हमेशा अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। समझ में आ रही है ना बात कि ऑक्सीकरण आपके समझ में आ चुका है। तो इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि अगर किसी के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना है तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जैसे H+Cl, H2+Cl2 बराबर 2HCl, आपके सामने अभिक्रिया है, छोटी सी अभिक्रिया है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, देखिए हाइड्रोजन की बात करता हूं तो इसके साथ कौन जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो इसका तो क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा। दिख रहा है आपको। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपका क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो देखिए क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना यहां पर। तो क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्लोरीन का क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। क्या होगा, इसका अपचयन होगा। तो यानी जिस तत्व के साथ किसी हाइड्रोजन अगर जुड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना, किसका, ऑक्सीजन का बाहर त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का बाहर त्यागना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर MgO है, अगर इसे हम तोड़ते हैं तो किसमें टूटेगा, Mg+O2। अगर इसका
यानी कि ऑक्सीजन यहां से क्या हो रही है, बाहर की तरफ त्यागी जा रही है। तो सिंपल है कि जब ऑक्सीजन का त्याग होगा, इससे अलग होगी, अलग होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ ऑक्सीकरण याद रखना है, आपको अपचयन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपचयन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ऑक्सीकरण समझ में आ रहा है ना आपको, तो आपको यह भी पता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, एक ही अभिक्रिया में दोनों पाए जाएंगे। अगर किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे तत्व का क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। तो अगर आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया तो अपचयन आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर तीसरी बात करता हूं तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हमने बोला था ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता था, अपचयन कहलाता। तो ये आपको समझ में आएगा धन विद्युतीय तत्व। जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं यहां पर धन विद्युतीय तत्व का। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है कि Cl2 प्लस Mg बराबर क्या बनेगा, MgCl2, ठीक है। यानी कि इसका क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके साथ कौन जुड़ रहा है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। क्योंकि मैग्नीशियम अपने आप में क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। उसी अभिक्रिया को मैंने क्या किया है, उल्टा किया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कि अगर किसी तत्व के साथ कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो इस तत्व का क्या होगा, हमेशा अपचयन होगा। और अगर मैं इसके बारे में ऐसे बात कर लूं कि मैग्नीशियम का क्या होगा, तो आपको क्या कहना है इसका, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा। तो अगर आपको एक चीज समझ में आ गई, जैसे ऑक्सीकरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो अपचयन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा एक एग्जांपल देके आपको। नेक्स्ट, ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, बाहर निकलना। कि अगर ऋण विद्युतीय तत्व की बात करते हैं, अगर उसका बाहर निकलने की बात करें, तो देखिए इसी एग्जांपल में देखते हैं कि जो MgCl2, अगर मैं इसको ऐसा मान लूं कि अभिक्रिया यूं है, यानी कि पलट के लिखना है आपको। देखिए कि MgCl2 अगर ये टूटता है तो किस किस में टूटेगा, इनमें टूटेगा, इस तरीके से। तो आप ये कह सकते हो कि मैग्नीशियम से ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, तो मैग्नीशियम का क्या होगा, हमेशा अपचयन होगा। अभी तो मैंने बताया था आपको कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होगा। तो यानी ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है आपके सामने, अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, जो जैसे उसके अंदर हमने पांचवा पॉइंट क्या लिखा था, उसमें हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब कि अगर किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव होता है, जैसे मैंने लिखा Na++ एक इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, सोडियम बन गया। ये तो लिखा मैंने कि सोडियम जो धनायन था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो उससे क्या बन जाता है, सोडियम बन जाता है। तो इसका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, इसीलिए इसका क्या होगा, यहां पर अपचयन होगा। अब अपचयन तो हो रहा है, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ध्यान से समझो इसे भी, कि वहां पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागा जाएगा, तो वहां पर ऋणायन में क्या होती, ऋणावेश में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, और धनावेश में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यहां देखिए, यहां ऋणावेश इसके साथ जुड़ रहा है, इसीलिए आप क्या कहोगे कि ऋणावेश में तो क्या होगी, ऋणावेश में वृद्धि होती है। क्लियर है। और दूसरा जो बच गया वो अपने आप पता लग जाएगा कि धनावेश में क्या होगी, हमेशा कमी होगी। ये इसकी विशेषता है। अपचयन की विशेषता क्या हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ऋणावेश में क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। और धनावेश में क्या आएगी, कमी आएगी, हमेशा धनावेश में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं,
Mg+2, Mg+2, इसके अंदर मैं अगर यह कर दूं कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, देखना इधर, तो आपके सामने यह क्या लिखा जाएगा, Mg+, ऐसे तो लिखा जाएगा। यानी अगर ये आपके सामने पेपर में दिया जाता है और आपसे पूछता है कि ऑक्सीकरण है या अपचयन है, तो सीधा सीधा आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, पहला, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या होता है, अपचयन होता है। दूसरे पॉइंट कि यहां पर देखिए धनावेश जो है वो +2 है और यहां पर ओनली प्लस है, तो धनावेश में भी क्या आई है, कमी आई है। तो धनावेश में कमी आने का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है या इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में। अब इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, एक स्क्रीनशॉट पहले ले लें इसका, फिर मैं आपको वो भी बताता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका। नेक्स्ट 1 या 2 पॉइंट और हैं, उन्हें देखते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब आपके सामने एक अभिक्रिया लिखने जा रहा हूं, उसे आसानी से समझना। क्या लिख रहा है यहां पर, CuSO4 प्लस Zn, जिंक अभिक्रिया करता है और इससे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। आपके सामने एक छोटी सी अभिक्रिया है, पेपर में इसी प्रकार से अभिक्रिया देता है और किसी एक तत्व के बारे में पूछता है कि जिंक का क्या हो रहा है, ठीक है, कॉपर का क्या हो रहा है, ये सब आपसे वहीं पर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताएं मुझे कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमने अभिक्रियाओं का प्रकार पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि ये अभिक्रिया जो दे रखी है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद कीजिए उस वीडियो को जो हमने देखी थी, हमने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था, हमने बताया था एक संयोजन होती है, एक वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, एक विस्थापन अभिक्रियाएं होती है, एक द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ये हमने पढ़ी थी, अपघटन अभिक्रियाएं भी पढ़ी थी। इस वाली अभिक्रिया में हो क्या रहा है कि CuSO4, ध्यान से देखो कि कॉपर सल्फेट का जब अभिक्रिया किसके साथ, जिंक के साथ करवाई जाती है, किसके साथ करवाई जाती है, जिंक के साथ, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। यानी इसका SO4, यानी इसका SO4 किसके साथ जुड़ गया है, जिंक के साथ। कुल मिला के ये कह सकते हो कि इस जिंक ने इसको प्रतिस्थापित कर दिया है, और जब ये प्रतिस्थापित इसके साथ हो गया और ये चला गया है उस तरफ, अलग बाहर निकाल दिया गया है, तो एक ऐसी भी अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है कि किसी एक तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देना और उसका स्थान ले लेना। अब कम क्रियाशील कौन है, अधिक क्रियाशील कौन है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी एक टेबल बनवाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार, ठीक है। तो ये जिंक है, इसने क्या किया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। अगर मैं इस जिंक की बात करता हूं, देखिए इस CuSO4 की अगर मैं बात करता हूं, इस जिंक से लेकर क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है, जिंक से लेकर क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है यहां पर। तो जिंक के साथ SO4 ये जब जुड़ रहा है तो SO4 अपने आप में क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसलिए इसका तो क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और अगर मैं CuSO4 की बात करता हूं और यहां से और इसकी बात करता हूं, CuSO4 जो है टूटकर किस में बदल गया है, केवल कॉपर में बदल गया है, यानी ऋण विद्युतीय तत्व यहां से क्या हो गया है, निकल गया है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, आपको दिख रहा है ना कि हाँ यार इसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये मान के चलना उस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं और एक साथ कंप्लीट होती हैं। अगर एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो एक का अपचयन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे
क्या कहते हैं, और एक जो है उसे कहेंगे कि जिस तत्व का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप खुद सोचिए कि जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। और जिस तत्व का अपचयन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। अब देखिए, अगर आपके सामने पेपर में एक क्वेश्चन आता कि जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आप माने या ना माने, लेकिन आप में से 70% स्टूडेंट ये करके आते कि उसे हम ऑक्सीकारक कहेंगे। नहीं, जो ऑक्सीकरण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, लेकिन जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। नोट डाउन कीजिए अभी की अभी इसी चीज को, ठीक है, ये नोट होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो, लेकिन इसे याद रखें। ये कंफ्यूजन है, इसी पूरे चैप्टर में केवल 4 कंफ्यूजन है आपके सामने। क्या क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो कंफ्यूजन है, पहला कि आपको ये पता है ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी आपको समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजन के जुड़ने से ही आपको वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक पहला कंफ्यूजन कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसी तरीके से 2 कंफ्यूजन ये है कि जिस तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे हम अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये 4 कंफ्यूजन है पूरे चैप्टर में। तो ऑक्सीकरण अपचयन में कुछ इतना ही था। तो मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं जितना आप कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें और जय हिंद, जय भारत।